नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बिभेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी सुर्खी कोरोना पॉजिटिव से संबंधित है। कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर सरकार ने एक नया फैसला लिया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले अब मरीजों को जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें अब घर में ही रखा जाएगा और उनका घर पर ही इलाज होगा। यदि उनमें कोई लक्षण दिखते हैं तभी उन्हें कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा और इस दौरान जैसी भी व्यवस्था होगी सरकार की ओर से उन्हें इलाज दिया जाएगा। अब तक जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे उन्हें जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर रखा जा रहा था। चंबा ज़िले में भी 6 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सरकार ने अब नई गाइडलाइन तैयार की है। अब उसी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों का इलाज होने वाला है। और चूँकि राज्य सरकार के नोडल अधिकारी ने ये पुष्टि करी है कि उन्होंने बताया कि अब सरकार ने नई गाइडलाइन इसलिए तैयार की है क्योंकि रोज़ाना अब कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं। जिस तरह की तादाद कोरोना पॉजिटिव से संबंधित दिख रही है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यदि फ्यूचर में मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उन्हें अस्पतालों में रखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए राज्य सरकार ने और हेल्थ डिपार्टमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार एक नई गाइडलाइन तैयार की है। उसके मुताबिक अब जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होंगे उन्हें इलाज के लिए तभी भर्ती किया जाएगा जब उनमें कोई लक्षण दिखेंगे, अन्यथा उन कोरोना पॉजिटिव जो मरीज रहेंगे उनका घर पर ही दवाई देकर इलाज होगा। और इस दर में राज्य सरकार के जो नोडल अधिकारी ने बताया कि जो अधिकारी होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, वो एक लिखित में जानकारी हासिल करेगा जो कोरोना पॉजिटिव यदि बिना सिम्टम के, बिना लक्षण के पाया जाता है कि वो जहाँ पर वो रहेगा वो सरकार के निर्देशों अनुसार पालन करेगा, जो नियम होंगे। यदि वो नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जो कोविड केयर सेंटर या कोविड-19 के संदर्भ जो इलाज के लिए जो अस्पताल बनाए गए वहीं पर उन्हें भर्ती किया जाएगा। फिलहाल सरकार की इस व्यवस्था के अनुसार अब आगे से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज इसी व्यवस्था के अनुसार चलेगा। और इसी के साथ ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब जो रेड जोन से आने वाले हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन व्यवस्था के अनुसार रखा जाएगा, यानी कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की व्यवस्था बनाई गई है वहीं पर रेड जोन से आने वाले लोगों को रखा जाएगा। इसी के साथ जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन से आएंगे उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन सरकार की व्यवस्था अनुसार उनका भी रैंडमली सैंपल लिए जाएंगे। यदि उनमें कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं तो उनको जो सरकार की व्यवस्था उसी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो रेड जोन से आने वाले लोग हैं यदि उन्हें इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाता है, यानी कि 7 दिन के भीतर उनके रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। यदि उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाता तो उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद जब रेड जोन से आने वालों को जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहेंगे, जब उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाता तो उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा और उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन से आने वालों को होम क्वारंटीन किया जाएगा और सरकार की व्यवस्था अनुसार उन्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज यदि पाया जाता है जिसके घर में व्यवस्था नहीं होगी, यानी अलग से कमरा नहीं होगा, अलग से बाथरूम नहीं होगा, जैसी सरकार की गाइडलाइन की व्यवस्था के अनुसार यदि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होगी तभी उसे कोविड केयर सेंटर जहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर भर्ती किया जाएगा। अन्यथा जिसके घर में अगर व्यवस्था होगी, अगर यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता तो उसको अलग से वहीं पर रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, उस मरीज के साथ सिर्फ एक व्यक्ति ही संपर्क में रहेगा, वो भी व्यक्ति डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसे खाने पीने की व्यवस्था देगा। यदि उसको कोई ज़रूरत है वो सामान दे सकता है, लेकिन उसको सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम व्यवस्था के अनुसार उसे अमल करना होगा। अन्यथा यदि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जिस तरह से सरकार की नई गाइडलाइन आई है यदि वो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जो बनाया गया है केयर सेंटर वहीं पर भर्ती किया जाएगा। हमारी अगली सुर्खी एजुकेशन लाइन से जुड़ी है। आज शिक्षा विभाग ने फिर से एक व्यवस्था बनाते हुए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके संदर्भ में अधिसूचना होने के बाद उस गाइडलाइन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को अमल करना पड़ेगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक कहा गया है अब निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूलों के संचालक
ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। जी हाँ, ये जो सरकार के पास एक प्रस्ताव आया था और कुछ अभिभावकों ने भी इस संदर्भ में एक मांग की थी, लेकिन इसमें कुछ तालमेल बिठाते हुए राज्य सरकार ने कुछ अभिभावकों को भी ढील दी गई है और साथ ही निजी स्कूलों के संचालकों को भी थोड़ी रियायत दी गई है। अब इस व्यवस्था के मुताबिक जो कुछ चार्जेज उन्होंने लगाए थे निजी स्कूलों के संचालकों ने उनको हटाने के लिए कहा है। साथ ही जो चार्जेज लेने हैं उस संदर्भ में भी नई गाइडलाइन तैयार हो रही है। 2 दिन के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस गाइडलाइन के मुताबिक जो प्रस्ताव राज्य सरकार को विभागीय अफसरों की ओर से तैयार करके भेजा गया है, जिसके संदर्भ में अधिसूचना जारी होगी, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, एनुअल चार्जेज और ट्यूशन फीस अब निजी स्कूल ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स फंड और SMS चार्जेज, इसके अलावा कंप्यूटर फीस निजी स्कूल नहीं ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। 2 दिन के बाद इस धर्म में एक अधिसूचना भी जारी होने वाली है। उसी के बाद निजी स्कूलों के संचालक इस व्यवस्था के अनुसार स्कूली बच्चों के अभिभावकों से चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन ये अधिसूचना जारी होगी तभी उसके अनुसार चार्जेस लिए जा सकते हैं। हमारी अगली सुर्खी परिवहन विभाग से जुड़ी है। सभी ट्रांसपोर्टरों को एक राहत भरी खबर है। अब उनका टोकन टैक्स के साथ साथ SRT यानी स्पेशल रोड टैक्स माफ़ कर दिया गया है, यानी 4 महीने तक उन्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही परिवहन विभाग के निदेशक ने भी इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक तमाम ट्रांसपोर्टरों को जो टोकन टैक्स है और स्पेशल रोड टैक्स है वो माफ़ कर दिया गया है। इसका फ़ायदा ऐसे निजी स्कूलों को भी होने वाला है जिनकी गाड़ियां नहीं चलती है लेकिन उनको टैक्स देना पड़ रहा था। इसी के साथ जो ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े ट्रांसपोर्ट चाहे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, उन्हीं सभी को खासकर जो मालवाहक वाहन जिनके चलते हैं उनके भी टोटल जो टैक्स थे यानी कि टोकन टैक्स और साथ में जो SRT से लिया जा रहा था स्पेशल रोड टैक्स, अब उन्हें माफ़ कर दिया गया है। ये जुलाई तक ये माफ़ कर दिया गया। अब अगस्त से ही जो टोकन टैक्स और SRT लिया जाएगा। हमारी अगली सुर्खी टूरिज्म व्यवस्था से जुड़ी है। टूरिज्म व्यवस्था कैसे संचालित होगी, लॉकडाउन के बाद कैसी व्यवस्था बनेगी। टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डरों की एक कमेटी बनी है। 2 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट ये कमेटी तैयार करने वाली है और इसमें ये गाइडलाइन तैयार की जाएगी कि किस व्यवस्था के अनुसार होटल इंडस्ट्रियों को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि अप्रैल से जून तक हर साल 60% साल भर के जो टूरिस्ट आते हैं 60% अप्रैल से जून तक आते हैं, तो काफ़ी घाटा हुआ है होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को। इसलिए ये जो स्टेक होल्डर जो टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर की जो कमेटी बनी है, ये कुछ सिफारिश करने वाली है राज्य सरकार के साथ, ताकि जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, हजारों लोग, उनको कुछ राहत मिल सके। इसी के साथ एक और बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिछले साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो मई की अवधि तक, मार्च से मई की अवधि तक 50 लाख स्वदेशी और फॉरेनर टूरिस्ट आए थे। आप समझ सकते हैं कि मार्च से मई तक 50 लाख पूरे हिमाचल में टूरिस्ट आए थे, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। और इस बार चूँकि लॉकडाउन हो रखा है, तो जब से लॉकडाउन हो रखा है होटल इंडस्ट्री अब बंद है और इसकी वजह से काफ़ी होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को घाटा उठाना पड़ा है। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर की एक जो संगठन है उनकी एक कमेटी बनी है। वो कमेटी सरकार को एक व्यवस्था अनुसार एक गाइडलाइन तैयार करके एक सिफारिश करने वाली है, ताकि उस व्यवस्था के अनुसार होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को कुछ राहत मिल सके। हमारी अगली खबर पुलिस महकमे से जुड़ी है। पुलिस महकमे के 4 लोगों को उनकी अच्छी सेवाओं के लिए हिमाचल पुलिस विभाग की ओर से दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान देने का फैसला लिया है। इनकी अच्छी सेवाओं के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। इसमें चंबा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा को DGP डिस्क अवार्ड दिया जाने वाला है। इसी के साथ मुख्य आरक्षी बरिंदर सिंह, भजन सिंह के अलावा राजपाल को DGP डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल पुलिस का ये सबसे बड़ा मेडल होता है और ये मेडल हर साल ऐसे
पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाता है जो लीग से हटकर काम करते हैं और जनता के साथ जुड़कर अच्छा कार्य करते हैं। तो चंबा जिले के इन 4 लोगों को डीजीपी डिस्क अवार्ड मिल रहा है हमारी तरफ से, यानी चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क की तरफ से इन्हें सभी को बधाई। हमारी अगली सुर्खी चंबा जिले के पुलिस विभाग से ही जुड़ी है। ऐसे 9 पुलिसकर्मियों को भी उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा मेडल मिलने वाले हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से सेवा की है। इसमें ट्रैफिक से जुड़े हैं, साथ ही कुछ पुलिस लाइन में तैनात कर्मियों को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 9 पुलिसकर्मी और हिमाचल में यानी डीजीपी डिस्क अवार्ड का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, डीजीपी डिस्क अवार्ड 4 लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल पुलिस मुख्यालय की ओर से शिमला जो मुख्यालय है पुलिस महकमे का, उनकी तरफ से इसकी घोषणा होती है। तो चंबा जिले के 9 और पुलिसकर्मियों को इस तरह के अवार्ड की घोषणा की गई है। एक किन लोगों को ये अवार्ड मिलने वाला आप जरूर सुनिए। सबसे ऊपर ट्रैफिक इंचार्ज राकेश कुमार को उत्कृष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा रहा है। इसी के साथ दीपक कुमार को भी उत्कृष्ट सेवा मेडल दिया जाने वाला है। इसके अलावा संजय कुमार, उन्हें भी उत्कृष्ट सेवा मेडल दिया जाने वाला है। और साथ ही अनुज कुमार, दिनेश कुमार, संजीपा और संजय को भी उत्कृष्ट सेवा मेडल दिया जा रहा है। साथ ही अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए मनोज कुमार और ललित मोहन का चयन हुआ है। तो हिमाचल पुलिस के यानी चंबा जिले के इन 9 पुलिसकर्मियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी अगली सुर्खी मार्केट से जुड़ी है, आप वो ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि रविवार के दिन मार्केट बंद रहेगी। कुछ एक एसेंशियल आइटम की जो दुकानें हैं वो एक खुली रहेंगी, अदरवाइज पूरी मार्केट बंद रहेगी। इस संदर्भ में IPS जो प्रोफेशनल हैं, SHO सदर हैं, उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दवाइयों की दुकानें और सब्जियों की दुकानें और स्वीट शॉप खुली रहेंगी, अन्यथा तमाम मार्केट चंबा जिला मुख्यालय की बंद रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। हमारी अगली खबर छुट्टियों से जुड़ी है। स्कूली बच्चों को 31 मई तक छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक 18 से 31 तक सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। हमारी अगली सुर्खी सैंपल से जुड़ी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कैसी स्थिति है, हम इस तरह में भी बात करेंगे क्योंकि आज हमारे प्रतिनिधि ने आज CMO से बात करी। CMO डॉक्टर गुलेरी ने कहा कि सबसे बड़ी राहत की खबर चंबा जिले के लोगों के लिए यही है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो बद्दी से आए थे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बद्दी की थी, वो सलूनी सब डिवीज़न के अपने इलाके में आए थे। उसके बाद लगातार 2 दिन तक मरीजों का आने का सिलसिला रहा था। मरीजों की संख्या 6 पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यही थी कि उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की स्थिति कैसी रहने वाली है। चूँकि अलग अलग उनके जो संपर्क में रहे तमाम लोगों के सैंपल लिए गए थे और सभी के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। तो चंबा जिले की जनता के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसी के साथ जो कल सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, 121 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, वो तमाम सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। तमाम सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। तो ये चंबा जिले की जनता के लिए ये भी राहत की खबर है। जो अभी हमारा रिसेंटली सलूनी क्षेत्र से जो बद्दी से आए थे लोग, 2 पॉजिटिव आए थे, उसके बाद उनके परिवार की एक बिटिया जो है वो संक्रमित हुई और उसके बाद 3 दोस्त उन व्यक्तियों के संक्रमित हुए। उनमें हमने काफ़ी सघन तरीके से जो कंटैक्ट ट्रेसिंग की और उनके सारे कंटैक्ट्स नेगेटिव आ गए हैं और ये अच्छी बात है कि वो जो पर्टिकुलर चेन है वो अब लगता है कि वो टूट गई है। फिर भी एहतियात के तौर पे, क्योंकि कुछ दिनों से बाहर के प्रदेशों से भी बहुत से लोग ज़िला में आ रहे हैं, तो हम पिछले दिनों में अपनी जो सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग ऐसे लोगों की रैंडम आधार पर कर रहे थे और हमने कल तक जो है वो 1358 टेस्ट जो है वो लिए थे।
ज़िला में कुल संक्रमित जो पाए गए थे वो 12 व्यक्ति थे, जिसमें 6 पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं और 6 लोग अभी हमारे पास ज़िला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में हैं जो एक्टिव केसेस हैं। परसों जो हमने सैंपल लिए थे कल देर रात, उनकी भी रिपोर्ट आई 121, वो भी नेगेटिव है। और अब प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जितने भी इंटर स्टेट रेड जोन से लोग आ रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और विभाग द्वारा उनके आने के 5 से 7-8 दिनों तक के अंदर अंदर उनके टेस्ट लिए जाने प्रस्तावित हैं। तो हम इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन लोगों के टेस्ट लेंगे। यदि वो नेगेटिव आते हैं तो उन्हें घर भेजा जा सकता है और जो 14 दिन कंप्लीट होने तक वो सुपरवाइज्ड होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जो अन्य ज़िलों से या ग्रीन जोन से, ऑरेंज जोन से लोग आ रहे हैं उन्हें फ़िलहाल होम क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा या आशा वर्कर आंगनवाड़ी के माध्यम से उनकी सर्विलेंस की जा रही है ताकि वो क्वारंटाइन वायलेशन ना करे। और यदि किसी में लक्षण ऐसे आते हैं तो हम उसे उसके अनुसार चिकित्सा प्रदान करते हैं और सैंपलिंग करते हैं। ज़रूरत होती है तो उन्हें अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाता है। जो सलूनी वाले मामले से भी सीख जो हमें मिली है वो यही है कि लोग क्वारंटीन का जो वायलेशन है उस व्यक्ति के थ्रू उसका परिवार दोस्त संक्रमित हुए तो इसीलिए हुए कि क्वारंटीन की वायलेशन हुई है। तो इस चीज़ को समझते हुए अपने प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए ये ज़रूरी है कि क्वारंटीन का पालन जो है वो अक्षरशः किया जाए। जो व्यक्ति क्वारंटीन किया जा रहा है वो अपने एक अलग कमरे में रहे, एक ही व्यक्ति उसे खाना दे और वो अपना साफ सफाई, मास्क, बाकी घर के लोग उनसे ना मिलें और वो जहाँ तक हो सके बाकी घर के लोग भी बाहर ना जाएं। इसमें कानूनन आवश्यकता तो है ही, पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ जितना हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि लोग इस बात को ना समझते हुए ऐसी वायलेशन करेंगे। जनरली भी हमें कर्फ्यू आवर्स में अब रिलैक्सेशन हो रही हैं, मगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और जो अपना हाइजीन है, हाथ बार बार धोने हैं या जहाँ धो ना पाएँ सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथों को मुंह नाक से अनावश्यक तरीके से लगाएं ना और फेस कवर का प्रयोग करके रखें और दूसरे व्यक्ति से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अनावश्यक तौर पे बाहर ना निकलें। कर्फ्यू रिलैक्सेशन का मतलब या बाज़ार खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरी है कि रोज़ बाहर निकलें, सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। इन चीज़ों के पालन से शायद हो सकता है कि हम इस महामारी से थोड़ा बचाव कर पाएँ। तो ये थी हमारे चंबा ज़िले की अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। अब हम सोमवार को फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।